आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का मत क्या है, क्या कह रही है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर बैंक के मामले में, और भी बहुत सारे मामले हैं। उन तमाम मामलों में भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है। एक नोटिफिकेशन इशू किया है जम्मू कश्मीर बैंक ने, जिस नोटिस में जम्मू कश्मीर बैंक ने ये कहा है कि वो जो एक प्रक्रिया शुरू हुई थी रिक्रूटमेंट की, उस सारी प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया गया है। अब नए तरीके से रिक्रूटमेंट होगी। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी। सेठ साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर बैंक ने एक रिक्रूटमेंट शुरू की थी। अब एक नोटिस आया है, वो 15 तारीख की डेट उसमें डली हुई है, और आज कल उन्होंने जाकर वो अपनी वेबसाइट पर चढ़ाया है, जिसमें ये कह दिया गया कि वो सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्क्रैप कर दिया गया है। लेकिन जिन बच्चों ने उस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करा था, उन्हें ये कह दिया गया कि उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस जल्द इशू किया जाएगा। आपका मत क्या है इस बात पर? देखिए, इशू को समझने की पहले ज़रूरत है। आई डोंट साउंड लाइक डिफेंडिंग एनीबडी, लेकिन ये जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट जो शुरू हुई, प्रोबेशनरी ऑफिसर 250 पोस्ट और 1200 जो है वो बैंकिंग एसोसिएट्स की, दिस प्रोसेस वाज स्टार्टेड इन अक्टूबर 2018। अक्टूबर 2018 में यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल था। गवर्नर साहब सतपाल मलिक जी जो हैं वो हेड करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को, और बैंक ने उस टाइम पे ये डिसाइड किया था कि रिक्रूटमेंट जो है, एक बड़ी रिक्रूटमेंट जो है प्रोसेस स्टार्ट की जाए। और रिक्रूटिंग एजेंसी को भी जो है वो हायर किया गया, जो कि प्रीमियम एजेंसी है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से जी। लेकिन इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को शुरू करते टाइम ही जो है एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ये यूनिट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी। लीगली अगर आप इसको अगर पूछना चाहेंगे तो लीगली इसका आंसर ये होगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो इसके अगेंस्ट है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट जो है आप नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट कहती नहीं हो सकती है। तो ये प्रोसेस जब रिक्रूटमेंट की शुरू हुई, दैट स्टार्टेड ऑन ए रॉन्ग नोशन। अब उस पे कौन लोग थे जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज करने की कोशिश की? क्या वो बैंक के ऑफिशियल्स थे जिन्होंने ये डिसाइड किया? क्या वो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन थी जिन्होंने कुछ से थी जिन्होंने ये किया? या रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसका कसूर था? ये एक अलग इशू है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब शुरू होती है और मिडवे में आके अगर आप इसको याद करेंगे तो जब कट ऑफ लिस्टें वगैरह निकालेगी और कट ऑफ लिस्टें जो है वो निकालेगी डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उसके ऊपर जो है हंगामा हुआ कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आप इसको कट ऑफ नहीं कर सकते हो, आपको एक जनरल कट ऑफ जो है वो निकालना चाहिए। उसके बाद वो प्रेशर के अंडर जो है वो भी हुआ, जिसके बारे में भी फर्दर रिएक्शन हुई। लेकिन उस टाइम तक आते आते ये चीज़ साफ हो जानी चाहिए थी एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि हमारे से गलती हो रही है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रिक्रूटमेंट चला रहे हैं वो चलेगी नहीं। अब उस टाइम पे कौन से ऐसे लोग थे जिनसे ओपिनियन ली गई, वी डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन अब जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो अपने आखिरियत तक पहुंचती है, जब ख़त्म होने वाली है और सिलेक्शन लिस्ट निकालने का टाइम है, तो गवर्नमेंट नाउ रियलाइजेज कि अगर हम इस सिलेक्शन लिस्ट को निकाल देते हैं, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हम फाइनलाइज करते हैं, तो हमारे को बहुत बड़ा इशू आ जाएगा कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को या इस सिलेक्शन प्रोसेस को कोर्ट में डिफेंड करना मुश्किल होगा। इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। अगर इसको चैलेंज किया जाएगा तो ये क्वैश हो जाएगी। तो लिहाजा मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ओपिनियन ली। उन्होंने जो अब उनके एक्सपर्ट होंगे, लीगल एक्सपर्ट भी होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो गवर्नमेंट के पास होंगे, उनसे ओपिनियन ली होगी। और ओपिनियन लेने के बाद जो है गवर्नमेंट को लगता है कि ये सिलेक्शन प्रोसेस अगर कल जाके गवर्नमेंट इसको डिफेंड ही नहीं कर पाएगी, कोर्ट में चैलेंज होगी, तो फिर इस सिलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करने का कोई पर्पस नहीं था। लिहाजा ये फैसला लेना कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है इसको स्क्रैप किया जाता है और नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है विद इन टाइम बाउंड 3 मंथ्स के पीरियड के बीच में कंप्लीट की जाए, मुझे नहीं लगता है कि इस डिसीजन, गवर्नमेंट का ये डिसीजन जो है इसमें गलती है। गवर्नमेंट का वो डिसीजन जिसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बेसिस के ऊपर थी, वो जरूर गलत था। अब इसको आप ऐसा भी समझिए कि पिछले कुछ दिनों में कुछ लोग मीडिया के ऊपर आके जो है वो काफ़ी उकसाने वाले बयान भी देते हैं, पब्लिक को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं इस इशू के ऊपर कि ये स्क्रैपिंग इसलिए होगी कि इसमें कुछ लड़के जो हैं एक रीजन से या एक रिलीजन के लड़के जो है वो ज़्यादा सिलेक्ट हो रहे थे और बाकी जो है वो कम हो रहे थे, इस वजह से हो गया।
तो उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो लीगल लाइन के साथ भी जुड़े हैं, और उनमें से काफ़ी लोग वो भी हैं कि जो हर छोटी से छोटी बात के ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालते हैं। आज वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, लिटिगेशन नहीं करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि अगर आप लिटिगेशन करोगे तो इस चीज़ को डिफेंड करना कि ये सिलेक्शन प्रोसेस कल्मिनेट हो सकती थी एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स के ऊपर, वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सो जो चीज़ आप डिफेंड नहीं कर सकते हो लीगली, आप उस चीज़ को सहारा लेके अपने पॉलिटिकल करियर्स को जो अपनी पब्लिसिटी को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को उकसाते हो, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? लोगों को समझाने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं गवर्नमेंट को डिफेंड या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को डिफेंड नहीं करता हूँ। उनकी गलती डेफिनेटली थी इसमें, जिसने ये क्राइटेरिया बनाया था उस टाइम पे गलती की थी, क्योंकि अक्टूबर 2018 से शुरू होके अब जाके अब सिलेक्शन ये स्क्रैप हो रही है, तो इसका मतलब तकरीबन 1.5 साल का पीरियड, उस 1.5 साल के पीरियड में हज़ारों बच्चों का प्रीशियस टाइम जो है वेस्ट हुआ, बैंक का फाइनेंसिस का नुकसान हुआ, पैसा लगा इसमें, और वक्त की बर्बादी भी हुई। जो सिलेक्शन जो है वो हो जानी चाहिए थी, बच्चे जो है वो रिक्रूटमेंट हो जानी चाहिए थी, अपनी पोजीशन पे बैठे होने चाहिए थे, वो नहीं बैठ पाए। तो इसके ऊपर भी एक बार जो है वो ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉल्टी रखने का, रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया फॉल्टी रखने का जो फैसला, क्या ये जानबूझ के किया गया या ये किसी की गलती से हुआ या किसी की नालायकी से हुआ, इसको यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन एज बीजेपी स्पोक्सपर्सन, I'll say कि the government's decision which has been taken now, you can't find an exception to that. अगर आपसे गलती हुई है तो उस गलती को रियलाइज आपने अगर वक्त रहते किया, चाहे वो देरी से किया, तो उसमें एक्सेप्शन नहीं ली जा सकती। हाँ, वो गलती क्यों हुई वो एक अलग बात है, उस गलती के होने की वजह को इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को इसके बारे में प्रॉपरली एजुकेट करना चाहिए। देखिए, लोगों को उकसाने से पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन लोगों को उकसाने से कोई हालात ठीक नहीं होंगे। बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि गलती अगर किसी से हुई है, एक बार दोबारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी, अब टाइम बाउंड है 3 महीने के बीच में, आपको दोबारा रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करना है, ये ज़रूर है कि दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन जो मेरिटोरियस है वो फिर निकलेगा, उसमें कोई जो है चेंज नहीं होगा। लेकिन आपसे ही जानना चाहूँगा कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना, वो लगातार ये बयान देते रहे कि मेरी गवर्नर से बात हो गई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात हो गई, फलां जगह बात हो गई है, तो इसमें सरकार जल्द कोई अच्छा फैसला लेगी। तो इसको लेकर बच्चों में बड़ा आक्रोश है कि जी आप बार बार क्यों कहते रहे कि फैसला लिया जा रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना? देखिए, ये बात ज़रूर है कि गवर्नमेंट ने भी और पार्टी में भी एक ये सोच थी कि अगर इतने लंबे पीरियड के लिए जो है 1.5 साल के पीरियड तकरीबन हो गया सिलेक्शन प्रोसेस को होते हुए, बच्चों की उम्मीदें हैं इस पे, काफ़ी लोगों की होप्स थे इसके ऊपर टिके हुए कि वो सिलेक्ट होंगे और अपॉइंट होंगे, तो हम डेफिनेटली बात करने की कोशिश कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ये पॉइंट पुट भी किया कि अगर कोई लीगल पॉसिबिलिटी है जिससे हम इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बचा सकते हैं, इसको बगैर स्क्रैप किए हुए, तो अगर वो पॉसिबिलिटी है तो हमारे को उस पॉसिबिलिटी को सोचना चाहिए। इसको स्क्रैप करना जो है, अगर लीगल नेसेसिटी भी है, तो क्या लीगल नेसेसिटी के होते हुए भी कोई ऐसा विकल्प हमारे पास है कि हम इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बचा के कुछ कर सकें? लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी की सारी डेलिब्रेशंस होने के बाद, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा गवर्नमेंट के ऊपर जो है हमने ये प्रेशर भी रखा कि अगर इसमें कोई अल्टरनेटिव निकलता है, कोई स्कोप निकलता है कंसिडरेशन का, तो उस पर किया जाए। लेकिन जो ओपिनियन गवर्नमेंट के पास लीगल एक्सपर्ट्स की, उनके लीगल एक्सपर्ट्स की जो है वो आती है, उसके हिसाब से शायद इसमें से कोई बचने का तरीका नहीं है, मासवा इसके कि इसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्क्रैप करके एक नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जाए जिसमें इस तरह की कोई इन्फर्मिटी जो है या क्राइटेरिया में गलती जो है वो नहीं हो। सेठ साहब, एक और चीज़, क्या आप ये भी मानेंगे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के भी हैं, अलग अलग पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का अगर उनका कामकाज करने का तरीका देखा जाए तो नज़र ये आता है कि कोई भी पार्टी अध्यक्ष पहले तो आपको मिलेगा ही नहीं, और अगर मिले तो
आपके साथ चलेगा ही नहीं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो बच्चों के साथ, चूंकि जो सुनने में आया कि खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर उनसे मिलने के लिए चले गए और बार बार बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते रहे, क्या आप ये मानेंगे कि जो ज़्यादा मिलना और ज़्यादा वो मतलब गुडविल, ज़्यादा कोशिश करना बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने की, क्या ये वजह बनी है कि आज बच्चे बहुत नाराज़ हैं उनसे? नहीं, मैं इसको ऐसा नहीं देखता हूँ। मुझे तो लगता है कि ये इसका जो फ्लिप साइड है, दूसरी साइड है, शायद वो सच है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी नज़र आती है इस दौर में, जो डिफ़िकल्ट दौर चल रहा है पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर में, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष की नेतृत्व, जो टॉप की लीडरशिप है, वो एक्सेसिबल है लोगों के पास। आज अगर आम बच्चा जो है वो जाना चाहता है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पास, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के पास, या पीडीपी के या किसी और पार्टी के, तो वो अवेलेबल नहीं होंगे, उनसे मिलना आसान नहीं है, मुश्किल है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ मिलना चाहते हैं, रविंद्र जी के साथ मिलना चाहते हैं, तो आप पार्टी ऑफिस में जाइए, वो 24 घंटे वहाँ पे होंगे और हर टाइम पे वो मिलने के लिए तैयार हैं। और ये हमारी कमिटमेंट है लोगों के साथ, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर के एक इशू जब रेज होता है तो उस इशू पे बच्चों को साथ लेके खुद जाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पास बात करने के लिए। छोटी बात नहीं है। कोई और पार्टी होती तो अपने किसी छोटे रंग के लीडर को, किसी को असाइन करके ड्यूटीज हैं, जनरल सेक्रेटरी को भेज सकते थे, सेक्रेटरी को भेज सकते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का खुद जाना शोज हाउ सीरियसली वी आर टेकिंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और हम उनकी समस्याओं के बारे में कितने सजग हैं। अवर एक्सपोजर की जहाँ तक आप बात करते हैं, अवर एक्सपोजर पॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो वो एक अच्छी चीज़ होती है कि आपका अगर शीर्ष का नेतृत्व जो है वो अगर अवेलेबल रहता है 24 घंटे आपके पास, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बेसिक सोच है कि लीडरशिप जो है उसकी इंटरेक्शन पब्लिक के साथ डायरेक्ट होनी चाहिए, बजाय इसके कि वो इनडायरेक्ट मोड से किसी और तरीके से जो है उनको लोगों की समस्याओं का पता चले, वो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। और इसके लिए रविंद्र जी जो काम कर रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी वी आर प्राउड ऑफ हिम, एंड लोगों को भी उन पे जो है वो यकीन है कि जो बात होगी लोगों के भले में, रविंद्र जी उससे पीछे नहीं हटेंगे। और कभी भी हमने ये फीलिंग नहीं दी भारतीय जनता पार्टी में कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आई, या उससे पहले गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन थी, और भारतीय जनता पार्टी उनको डिफेंड करना चाहती है उन इश्यूज के ऊपर भी जो कि पब्लिक के शायद फेवर में नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। जब एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऐसे फैसले करती है जो लोगों के हितों के खिलाफ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बाकी दूसरी पार्टियों के मुकाबले में पहले होती है एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज करने में भी, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर डालने के ऊपर भी कि ये फैसले गलत हैं गवर्नमेंट लोगों के हितों के लिए, इसलिए इन फैसलों को चेंज होना चाहिए। लिहाज नहीं है भारतीय जनता पार्टी में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या ब्यूरोक्रेसी के लिए। सेठ साहब, क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गए, आप सभी लोगों ने बड़ी कोशिश की, उसके बावजूद सरकार का जो फैसला था वो सरकार ने अपने फैसले को ही आगे बढ़ाया, क्या इससे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि जो जम्मू कश्मीर में सालों से होता रहा है कि जो पार्टी इन पावर है, उस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जब जिस वक्त जिस तरफ जहां जो धारा मोड़ना चाहता था मोड़ ली, अपनी मर्जी से करवा लिया करता था, ट्रांसफ़रें हो, प्रमोशन हो, पोस्टिंग हो। कई सारे उदाहरण ऐसे हैं कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने अपने पुत्र, अपनी पुत्री, अपने सारे रिश्तेदार जो हैं अच्छी इंपॉर्टेंट प्राइम पोजीशंस पर। क्या इसको इस तरीके से भी देखें कि सरकार भले ही केंद्र में भाजपा की हो, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रशासन है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के ही पास है, और वो भाजपा को पार्टी के तौर पर देख रहे हैं, ना कि पार्टी इन पावर के तौर पर देख रहे हैं। और वही बात आपकी वहाँ मानी जाती है, जो बात उन्हें लगता है ये सही है, और वो नहीं मानी जाती जो उनको लगता है वो सही नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये कोशिश भी नहीं की। हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप या टीम जो ऑथोराइज की जाती हैं, जो मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो वो इंडिविजुअल के केसेस को लेके जाके नहीं मिलती हैं। ये प्लीज़ माइंड इट। हम कम्युनिटी के इश्यूज जो हैं उनके ऊपर जाके बात करेंगे,
स्टूडेंट्स का इशू होगा उस पर बात करेंगे, जो सर्विस क्लास है उसके ऊपर बात करेंगे, डेवलपमेंट के इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, वो अलग बात है। वो भारतीय जनता पार्टी बात करेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ जाके, वैसे ही बात कांग्रेस भी कर सकती है, बाकी पार्टीज भी कर सकती हैं। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो हैं, अगर वो अपने जाति कोई काम लेके जाएं, अपने रिश्तेदार को एडजस्ट करना है, अपने आप को करना है, तो उसके बारे में कोई तवज्जो भी दें। हम भारतीय जनता पार्टी ना ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर से करती है और ना ही हम इस चीज़ को अप्रूव करते हैं। सर साहब, एक और चीज़ कि क्या आज जम्मू कश्मीर बैंक की ये नोटिफिकेशन आने के बाद भी क्या आज भी बीजेपी बच्चों के साथ खड़ी है या आज आप सरकार के साथ खड़ी हैं? देखें, अगर चॉइस जो है वो सरकार और बच्चों के साथ खड़े होने के बीच में होगी, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा बच्चों के साथ ही खड़ी होगी, नागरिकों के साथ ही खड़ी होगी। इस इशू के ऊपर जो नई सिलेक्शन प्रोसेस होती है, अगर उसमें कोई क्राइटेरिया जो है वो ठीक फ्रेम नहीं होता या उस क्राइटेरिया को ठीक फॉलो नहीं किया जाता और बच्चों के साथ खड़े होकर अगर हमारे को एजिटेट करना पड़ता है, तो हमको उसमें कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन मैं बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो एस्पायरिंग पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि अगर कोई फैसला लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो करेक्ट फैसला है, तो उस फैसले को सिर्फ इसलिए अपोज मत करिए कि वो फैसला जो है आपको कोई पॉलिटिकल बेनिफिट दे सकता है, उसकी अपोजिशन। अगर ये लगता है कि गवर्नमेंट का ये फैसला कि रिक्रूटमेंट को स्क्रैप किया गया ये गलत है, तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं हर किसी के लिए, कोर्ट में जाएंगे, जो जाना चाहते हैं वो कोर्ट में जाएं, इस फैसले को चैलेंज करिए। लेकिन आपको जब लगता है कि उस फैसले को चैलेंज करना मुश्किल है और फिर भी आप लोगों को उकसाने के लिए बयानबाजी करोगे, तो वो कोई ठीक पॉलिटिक्स नहीं होगी, उसका कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आने वाला। सेठ साहब, बच्चों के बीच में बहुत सारी ये भी चिंता है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर है कि क्या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन दोबारा फंक्शनल होगा। 2018 के बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जिन लोगों ने 2018 में केस क्वालिफाई करा हुआ, उनके इंटरव्यूज पेंडिंग हैं, तो उसको लेकर वो लोग बहुत चिंता में हैं। तो क्या सरकार से किसी लेवल पर आपकी कोई बातचीत हुई है या आपने अपना कोई कंसर्न शो करा है सरकार को पीएससी को लेकर, और क्या जवाब आपको सरकार से मिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नमेंट के साथ जो है इस इशू को टेकअप किया है एट द हाईएस्ट लेवल, और ये हमारी गवर्नमेंट से डिमांड रही है पब्लिक के बेनिफिट के लिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन को जितनी जल्दी से जल्दी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के नहीं होने की वजह से यहाँ पे गजेटेड सर्विसेज में रिक्रूटमेंट रुक जाती है, यहाँ पे प्रमोशंस जो गजेटेड सर्विसेज में है वो ब्लॉक हो जाती हैं, और बाकी काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हैं जिनके ऊपर फैसला जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की ओपिनियन के साथ होता है, वो सब रुके हुए हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो भी सीरियस है और आने वाले कुछ थोड़े ही वक्त में जो है पब्लिक सर्विस कमीशन फुल फ्लेज जो है हमारी स्टेट में जो है वो काम करेगी, स्थापित होगी, क्योंकि जे.एंड.के में पब्लिक सर्विस कमीशन को बनना जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ही इंश्योर किया गया है। तो आने वाले ज़्यादा हमको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आने वाले थोड़े ही समय में पब्लिक सर्विस कमीशन जो है जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की साइड से भी कमिटमेंट है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो जल्दी में ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूट जल्दी ही कॉन्स्टिट्यूट। SRO 202 को लेकर बच्चे कह रहे हैं कि ये 2015 में जिस वक्त ये स्कीम सरकार ने लाई थी, इस स्कीम के लाने के बाद अब बच्चों को ये महसूस होने लगा है कि भाई ये जाती है हमारे साथ। क्या गवर्नमेंट के लेवल पर कोई बातचीत आपकी हुई SRO 202 को लेकर? और दूसरा, एज अ सीनियर एडवोकेट जिनकी एक्सपर्टीज़ है बहुत सारे मामलों में, क्या आपको लगता है SRO 202 जस्टिस है उन तमाम बच्चों के साथ जो मेहनत करके नौकरी पाते हैं और उसके बाद जो बेनिफिट्स ड्यू होते हैं वो उन्हें नहीं मिलते? देखिए, SRO 202 जो जिसके बारे में अब मीडिया में चर्चा हो रही है, SRO 202 किन हालात में आई और पर्पस क्या था? इस स्टेट में फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है बड़े कम हैं, ज़्यादा नहीं है। हम लोग फाइनेंसिस के लिए ज़्यादातर जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अनएम्प्लॉयड यूथ जो है बड़े ज़्यादा नंबर, ह्यूज नंबर में हमारी जम्मू कश्मीर में है। जब 202 क्रिएट की गई तो उसके पीछे मंशा जो है वो गलत नहीं थी। देखिए, अगर आपके पास
इतना पैसा है कि आप 100 आदमियों को नौकरी दे सकते हो, लेकिन नौकरी लेने वाले आपके पास हजारों हैं। तो ये सोचा गया कि 202 में कि हम अगर सैलरीज उनकी जो है वो कटेल्ड सैलरीज दें और 100 लोगों की जगह हम 500 लोगों को या 1000 बच्चों को नौकरी दे सकें। तो ये फैसला उसलिए था कि आपकी पे स्केल जो है वो कम होंगे, नौकरियों का नंबर जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो इसमें एडजस्ट हो। 202 यही कहेगा। 202 में जैसे आरईटी में है, आरईटी में था कि आप एक बेसिक जो है एक फिक्स स्केल के ऊपर नौकरी करोगे, लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है आप रेगुलर ग्रेड में चले जाओगे, 7 साल करने के बाद काम आप चले जाओगे वहां पे। वो भी एक स्कीम थी। 202 में ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है। सो 202 में जो अप्लाई कर रहा था उसको पता था कि उसने किस पे स्केल में काम करना है फॉर द टाइम्स टू कम। तो देयर वाज नो कमिटमेंट इन 202। अब जब यूनियन टेरिटरी हम बन जाते हैं और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ पे जो सर्विसेज में, जो रेगुलर सर्विसेज में आदमी हैं जो 202 के तहत नहीं लगे हुए, जो उसके अलावा लगे हुए थे रेगुलर ग्रेड्स में, उनके ग्रेड्स में बढ़ोतरी हुई। उनको बाकी हिंदुस्तान के हिस्से के साथ लाने के लिए, लेकिन 202 क्योंकि एक स्पेशल रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंडर अपॉइंटमेंट हुई है, वो उसको कवर नहीं करता, इसलिए 202 जो है वो ब्लॉक था। भारतीय जनता पार्टी ने, हालांकि इसमें लीगल कमिटमेंट नहीं है कि 202 को रिव्यू करना है या इसके जो उनको रेगुलर एम्प्लॉइज के पे ग्रेड पे लाना है या वैसे बेनिफिट्स देने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि 202 में एज ए स्पेशल मेजर, हालांकि जिन बच्चों ने अप्लाई किया 202 में उन्होंने देखते हुए ये अप्लाई किया है कि वो किस ग्रेड में अप्लाई कर रहे हैं और किस सर्विस कंडीशंस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। उनका चाहे राइट कोई ना हो, लीगली एब्सोल्यूट राइट ना हो वो सर्विस कंडीशन को चेंज करने का, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ये एक आम राय बनी कि 202 में हमको, गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए कि 202 के बारे में एक बार दोबारा इस हिसाब से सोचना जरूरी है कि जब अब हम यूनियन टेरिटरी बन गए एंड नाउ वी आर फ्लोटिंग इन द सेम स्ट्रीम एज रेस्ट ऑफ द कंट्री, तो 202 के तहत जो बच्चे जो हैं वो जिन्होंने जॉब ली एक रेस्ट्रिक्टेड ग्रेड के ऊपर, उनके बारे में भी एक बार रिव्यू जो है वो जरूर करना चाहिए, ताकि हम उसको कंसिडर कर सकें कि इनके ग्रेड्स को जो है वो ऊपर किया जाए और अगर हो सके तो इनको भी रेगुलर एम्प्लॉइज वाला ग्रेड दिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना कंसर्न शो किया है और भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप जम्मू कश्मीर की है, उन्होंने ये मैटर टेकअप भी किया है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी और नेशनल जो लीडरशिप के साथ भी, कि 202 के बारे में जो अपॉइंटमेंट्स हुई थी उसके बारे में एक बार जो है वो दोबारा सोच होनी चाहिए, ताकि चाहे कमिटमेंट नहीं हो लेकिन ओवरऑल बेनिफिट देने के लिए पब्लिक को एक बेनिफिशियल जो है वो कदम जो है उठाने की ज़रूरत है। आखिर में कोरोना के बारे में पूछूंगा, लेकिन अभी एक और सवाल है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी और आम लोग भी अब ये सवाल पूछना शुरू हो गए हैं कि कब तक हम यूनियन टेरिटरी रहेंगे, क्या एक लंबे समय तक हमको यूनियन टेरिटरी रहना है, या 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उससे पहले हम लोग स्टेट हो जाएंगे। ये सब चीज़ें जो हैं लोगों के जहनों में हैं और इसी को लेकर जो है ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर में अब आने वाले समय में राजनीति होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप क्या देखते हैं कि कब तक हम यूनियन टेरिटरी से वापस स्टेट में आएंगे, या एक लंबे समय तक अभी यूनियन टेरिटरी रहना है? देखिए, ये सवाल का जवाब देने से पहले कि हम कब तक यूनियन टेरिटरी रहेंगे, हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि हम यूनियन टेरिटरी बने क्यों। वो हालात जिसकी वजह से हम यूनियन टेरिटरी बने स्टेट से, जब वो हालात नहीं रहेंगे तो हम यूनियन टेरिटरी से वापस स्टेट बनेंगे। जितनी जल्दी नॉर्मलसी यहाँ पे वापस आएगी उतनी ही जल्दी यूनियन टेरिटरी जो है वो वापस स्टेट बनेगी। दैट इज ए कमिटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज ए कमिटमेंट ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री टू अस। आज के दिन में अगर आप हालात देखें तो अभी 4G का मसला पिछले 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जो है वो टेकअप हुआ 4G रिस्टोर करने के लिए, लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंड ये है कि हालात अभी नॉर्मल नहीं है कि हम 4G को रिस्टोर कर सकें। अभी कोरोना के हालात के बीच में अगर एक मिलिटेंट मरता है और उसके जनाजे में जो है हजारों लोग जाते हैं, ये जानते हुए कि वहाँ पे जो है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी और कुछ लोग जो है अगर इन्फेक्टेड हुए तो सभी के सभी को इन्फेक्ट करेंगे, ये अगर हालात इस कदर
गंभीर और चिंताजनक हैं। तो इन हालात में मुझे नहीं लगता है कि वी कैन से दैट नॉर्मलसी हैज़ कम बैक टू द स्टेट, लेकिन नॉर्मलसी इस स्टेट में जितनी जल्दी आएगी उतनी ही हमारी स्टेटहुड जो है वो जल्दी वापस आएगी। अब ये सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज जो है वो अपना काम करती रहेंगी, लेकिन नॉर्मलसी जम्मू कश्मीर में वापस लाना जो है उसके लिए अगर कोई सबसे बड़ी भूमिका अदा कर सकता है तो वो जनता है। जब जनता ये डिसाइड करेगी कि हमारे को स्टेट वापस चाहिए, शिद्दत से चाहेगी कि हमारे को स्टेट वापस चाहिए, और उसी शिद्दत के साथ जो है वो काम करेंगे नॉर्मलसी लाने के लिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी हमारे को वापस स्टेट बनने में रोक पाएगा। आखिर में क्या आप चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू हो या उनकी पूरी टीम हो, जम्मू संभाग में केसेस 60 के ऊपर भी अभी तक नहीं गए हैं, कश्मीर में केसेस आ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग जो है वो एग्रेसिवली हो रही है, और जम्मू में देखने को भी बाय एंड लार्ज ये मिल रहा है कि काफ़ी डिसिप्लिन में लोग रह रहे हैं, हालांकि लोगों को डिसिप्लिन की आदत यहाँ कम है। आपसे जानना चाहूँगा कि आप कैसे देखते हैं ये जो तमाम कदम सरकार ने उठाए हैं और सरकार की मशीनरी जिस तरीके से काम कर रही है, कोई लेक्यूना तो नहीं नज़र आ रहा आपको, और आप किस तरीके से इन तमाम कदमों को देखते हैं? देखिए, आप अगर लेक्यूना के बारे में बात करने के बजाय अगर हम ये बात करें कि क्या किसी और स्टेप्स की ज़रूरत है, क्या स्टेप्स जितने हमने लिए हैं वो सफिशिएंट है, तो सफिशिएंसी तो मैं नहीं मानूंगा कि जितने स्टेप्स हुए हैं यहाँ पे कोरोना के लिए। मेडिकेयर की अगर आप बात करें तो मेडिकेयर में पूरे के पूरे स्टेप्स हुए हैं ऐसा मुझे नहीं लगता है। आज के दिन में जम्मू में केसेस कम हैं और हम बचे हुए हैं, लेकिन अगर जम्मू में कहीं केसेस बढ़ गए तो जितना मेडिकेयर जम्मू में अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे लिए ग्रॉसली इनसफिशिएंट होगा। चाहे वो आप मशीनरी की बात करें, आप डॉक्टर्स की बात करें, आप इक्विपमेंट की बात करें, वो हम ग्रॉसली इनसफिशिएंट हैं। अगर लार्ज नंबर पे हमारे अगर कोरोना पॉजिटिव जो हैं कुछ हज़ारों में भी जाएंगे तो जम्मू में व्यवस्था जो है स्वास्थ्य की पूरी तरह से चरमरा जाएगी। वो उस हिसाब से जो है हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने कहा है कि इसके बारे में ज़रूर करिए कि आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि कोरोना जो हालात लगते हैं कि इतनी जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाएगा वैसा लगता नहीं है। ये नहीं है कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कहीं कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म होने वाला है। अगर वैक्सीन बनाने की प्रोसेस जो है उसको स्पीड पेडलिंग भी करेंगे तो तब भी ये काफ़ी टाइम लगने वाला है, और तब तक हमारे को अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना पड़ेगा। हमारा नॉर्मल जो है वो क्या है उसकी एक डेफिनेशन जो है वो दोबारा बनेगी। जिस नॉर्मलसी में ये होगा कि कोरोना वायरस अगर किसी को इफेक्ट करता है तो दैट विल बी टेकन टू बी ए प्रोसेस ऑफ इन द नॉर्मलसी ओनली, अनलेस वो उस स्टेज पे पहुंचता है कि जहाँ पे। लेकिन इन हालात को देखते हुए खासकर जो मेडिकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू में है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। इक्विपमेंट्स हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको डील नहीं कर सकते, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ने जो स्वास्थ्य सेवाएं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं उसको भी देखना चाहिए कि वो ऑलमोस्ट बंद हैं। पिछले कुछ दिनों के हालात हैं, मेरे पास रिपीटेडली लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, पब्लिक लाइफ में है, रिपीटेडली लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि जिनको छोटी सी प्रॉब्लम है मेडिकेयर की, वो उनके पास कोई प्रोविजन ही नहीं है मेडिकेयर के लिए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो काम नहीं कर रहे, प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं वो बैठ नहीं रहे, लोग डॉक्टर्स जो हैं वो मिल के राजी नहीं हैं किसी को ओपिनियन लेने के लिए। मेरे एक वाकिफ़कार है पेशेंट, वो रजौरी से जम्मू में आए, उनको जो है वो प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम होगी ब्रेन में। फॉर लास्ट 6 days ही इज़ नॉट गेटिंग ए डॉक्टर टू एग्जामिन। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस से एग्जामिन करूं। अब डॉक्टर कैन नॉट एग्जामिन ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंस। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो लोगों के लिए आम करें, ताकि लोग बीमारी से, कोरोना के अलावा बाकी बीमारियां भी तो हैं, उनसे न मरें। और इसी तरह फूड एंड सप्लाई के बारे में भी मुझे लगता है कि जो सप्लाईज का साइकिल जो होना चाहिए था वो साइकिल वैसा नहीं है। इस टाइम तक गवर्नमेंट की साइड से सप्लाईज के बारे में फैसले जो है वो हो जाने चाहिए थे। आपको इस टाइम तक हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो इशू कर देने चाहिए थे, जहाँ पे जिसको ज़रूरत है वो उस हेल्पलाइन पे डायल करे नंबर, उसको सप्लाईज जो है उसके
गेट के ऊपर जो है वो आपको सप्लाई मिल जाए, बजाय इसके कि आप लोगों को परमिट करिए कि आप जो है घरों के बाहर जाइए, क्योंकि जब आप लाइन घरों से बाहर जाएंगे तो वो लाइन जो है वो प्रॉपरली मेंटेन कहीं पे भी नहीं होगी। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ काम अच्छे किए हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ काम अच्छे किए हैं, लेकिन काफ़ी काम जो है वो अच्छे और करने की ज़रूरत है। अगर हम एक लॉन्ग टर्म जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, आज के दिन की लड़ाई की अगर आप बात करेंगे तो आपको शायद लगेगा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक है, लेकिन जैसे हालात थोड़ा सा और प्रेशर हमारे ऊपर डालेंगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये सफिशिएंट नहीं होगा। इसलिए हमारे को प्रिक्योर करने के लिए भी जो है अगर इंस्ट्रूमेंट वगैरह की उसकी भी ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से एक ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं इंक्लूडिंग डॉक्टर्स जो कोविड हॉस्पिटल में पोस्टेड नहीं हैं, जो बाकी हॉस्पिटल्स में हैं, जो कि जिनके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन होती है पेशेंट्स की, उनको जो पीपीई उनको किट्स जो दी गई हैं उसके बारे में एक बार ज़रूर देखिए। वो पीपीई मेरे पास यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट की गई, वो पीपीई जो है वो वाटरप्रूफ नहीं है। ठीक। उस पीपीई में सलाइन वाटर जो है वो पास होता है, नॉर्मल जो है लिक्विड भी पास होता है। तो अगर उसमें से सलाइन पास हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें से ड्रॉपलेट भी पास हो रहे हैं। तो अगर आपके जो फर्स्ट मीटिंग मेडिकेयर सर्विसेज में जो इन्वॉल्व आदमी हैं, जो आपके फर्स्ट वॉरियर हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ वॉरियर्स हैं, अगर उनकी प्रोटेक्शन जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है तो फिर एक सीरियस इशू आ जाएगा कि हम उन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं जो टू पोटेंशियल थ्रेट ऑफ इन्फेक्शन। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को अगर ये लॉकडाउन खोलना है, अब 3 मई के बाद जो हालात बनते हैं उसके हिसाब से देखेंगे, लेकिन लगता है कि ग्रीन जोन्स जो बनेंगे उसमें से शायद जो है लॉकडाउन की उतनी जो है रिगर नहीं होगा, या ऑरेंज जोन में भी रिगर जो है वो कम होगा। तो उसको एक ग्रेजुअल प्रोसेस के हिसाब से, ताकि ये नहीं हो कि आप खोलो और ग्रीन जो है वो रेड बन जाए या ऑरेंज जो है वो रेड बन जाए, उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, उससे भी नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो कोरोना को लेकर सरकार ने कोशिशें की हैं या जो कदम उठाए हैं वो नाकाफ़ी हैं, बहुत सारे और कदम उठाने की ज़रूरत है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, वो ये कहा कि ठीक है कोरोना हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन उसके अलावा कैंसर पेशेंट हैं, उसके अलावा गैस्ट्रो के पेशेंट हैं, उसके अलावा गायनी के बहुत सारे मामला जो हैं वो रूटीन में कम से कम 90 के करीब जो है एडमिशन SMGS हॉस्पिटल में होती है। उसके अलावा कार्डियोलॉजी के मसले हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज लोगों को रूटीन में ज़रूरी है। क्लिनिक्स बंद हैं, कश्मीर में खोली जा रही हैं, जम्मू में कोई पता नहीं 60 केस होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन आखिरकार घबरा क्यों रही है प्राइवेट क्लिनिक्स को खोलने से, डॉक्टर मिलने से मना कर रहे हैं। अगर आप वॉरियर हैं तो आपको तो पेशेंट से मिलना ही होगा। तो बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां जो हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी आप तक पहुंचाई, मगर एक ख़ास बात ये कही कि पार्टी के तौर पर बीजेपी ने बच्चों का पक्ष जो है वो सरकार के समक्ष रखा है और आज भी पार्टी बच्चों के साथ खड़ी है। मगर तवक्का ये रखना कि पार्टी की बात सरकार सुने, पार्टी के साथ ज़रा ज्यादती करना है। तो दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी और बातचीत के साथ, ऐसी ही किसी और शख्सियत के साथ। आदाब।